अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मगरबी एशिया में घमासान जारी है। हर गुजरते दिन के साथ जंग में शिद्दत आ रही है। फिलहाल ये जंग खत्म होती नजर नहीं आ रही है। अमेरिका और इसराइल के पहले हमले के बाद ईरान के जवाबी हमलों ने अमेरिका और इसराइल समेत पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ईरान ने खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डों और असासों पर पदरपा हमला करके और इसकी शिद्दत में हनूज कोई कमी वाक़ नहीं हुई। ईरानी फौज ने अमेरिका के मिसाइल दिफाई निज़ाम थाट को निशाना बनाया, जिस पर इसे बहुत नाज था। मुत्तहिदा अरब इमारात, उर्दन और ख़तर में वाक़ अमेरिकी राडार सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। सैटेलाइट तस्वीर में वाज़ेह तौर पर इन तीनों ममालिक में ईरानी हमलों के नतीजे में हुई तबाही को देखा गया है। अब अमेरिकी हुकूमत के इस बयान का मफ़हूम वाज़ेह होता जा रहा है कि ईरान जंग खींचने वाली है। ईरान और अमेरिका इसराइल के दरमियान जारी जंग के दौरान खिते में अमेरिकी फौजी अड्डे निशाने पर हैं। सैटेलाइट की नई तस्वीरों से जाहिर होता है कि ईरान ने उर्दन और मुत्तहिदा अरब इमारात में फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जहां अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम के लिए अहम राडार मौजूद थे। ख्याल किया जा रहा है कि इन हमलों का मकसद खिते में फिदाई दिफाई नेटवर्क को कमजोर करना था। ईरान अमेरिका इसराइल तनाज़े के बीच ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने अमेरिका पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक गैर मुसल्लह और खाली जहाज़ पर हमला करके नाजी जर्मनी जैसा बर्ताव कर रहा है, जो बैनुल-अक़वामी मशक़ों में हिस्सा लेने हिंदुस्तान की दावत पर आया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमने अभी तक अपना हरमुज़ को बंद नहीं किया है और ऐसा करने का कोई इरादा नहीं। सईद खतीबज़ादा ने कहा कि यह इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती की बात है। ये जहाज़ हमारे हिंदुस्तानी दोस्तों की दावत पर आए थे। ये एक बैनुल-अक़वामी मशक़ में हिस्सा लेने आया था। यह सिर्फ रस्मी मकासद के लिए था। इसमें कोई हथियार नहीं था और वह खाली था। तारीख में इसकी वाहिद मिसाल नाजी जर्मनी के दौर में मिलती है, जब मैदान जंग से दूर गैर मुसल्लह बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया गया था। अमेरिका नाजी जर्मनी की तरह अमल कर रहा है, जिन्होंने ये कहा था कि इनके यहाँ सज़ा दी जानी चाहिए, इन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादा ने कहा कि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनियों ने बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स की बीमा करना बंद कर दिया है, जिसकी बड़ी वजह टैंकर्स इस रास्ते से नहीं गुजर रहे हैं। ईरान ने आज जुमे को तल अवीव पर एक के बाद दीगर मुतअद्दिद ताज़ा मिसाइल हमले किए, जिसके बाद शहर में शदीद धमाके सुने गए और एक रिहायशी इमारत में आग लग गई। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक ये हमले इसराइल की जानिब से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के बाद सामने आए। ईरानी हिमायत रखने वाला लेबनान का ये जंगजू ग्रुप इसराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की हलाकत के बाद तनाज़े में शामिल हुआ था और इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे, जिसके बाद इसराइल ने इसके खिलाफ हमले का सिलसिला तेज किया। ईरान के सरकारी रेडियो का कहना है कि तल अवीव के क़ल्ब में अहदाफ पर मिसाइल दागे गए। दूसरी जानिब इसराइल ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब रात देर गए कहा था कि ईरान से आए मिसाइलों को रोकने के हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं। तल अवीव में मौजूद AFP के नुमाइंदे का कहना है कि उन्होंने शहर में धमाकों की आवाज़ें सुनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तल अवीव के शुमाली इलाके में वाक़े नेतन्याह के इलाके में भी रॉकेट गिरने की इत्तलात है। मगरबी एशियाई सहराओं में इसराइल और ईरान के दरमियान महाकावी जंग इस मुकाम पर पहुंच गई है, जहां हर मिनट हलाकतों के नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया के जदीद तरीन आयरन डोम मिसाइल खत्म हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि इसराइल के पास सिर्फ 5 से 6 दिन का गोला बारूद बचा है। मगरबी एशिया में कशीदगी अपने उरूज पर है। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग में रोजाना एक बड़ी तादाद में जानें ज़ाया हो रही है। हालिया रिपोर्ट्स और अस्करी माहिरीन के मुताबिक इसराइल रोजाना औसतन 50 से 150 हमले यानी मिसाइल और ड्रोन हमले ईरान के हिमायत याफ्ता अहदाफ के खिलाफ और बराह रास्त ईरान की सरहदों की तरफ कर रहा है। इनमें JDAM, गाइड बम, लोरा बैलिस्टिक मिसाइल और हेरोन जैसे जदीद ड्रोन शामिल हैं। रिपोर्ट्स मंजर-ए-आम पर आ रही है कि इसराइल के पास सिर्फ 5 से 6 दिन के हथियार बाकी है। ख्याल रहे कि इसराइल अमेरिका मिलकर लगातार कई दिनों से ईरान पर खतरनाक हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला कर रहा है और इसराइल समेत खलीजी ममालिक में कायम अमेरिकी दिफाई अड्डों को निशाना बना रहा है। लड़ाका तैयारे मशरिक़ सतह और मगरबी एशिया के आसमानों पर मंडला रहे हैं। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों के बाद अब सबसे ज्यादा असरात सुपर पावर अमेरिका पर पड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिकमत अमलियों में से एक इनके लिए कांटा बन गई है। माहिरीन का ख्याल है कि ट्रंप ने अपने मुल्क के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को भरने का मौका गंवा दिया।
जब तेल की कीमतें कम थी, ट्रम्प इंतजामिया ने खजाने को दोबारा नहीं भरा और अब ईरान के साथ जंग छिड़ गई। अमेरिका के पास हंगामी हालात के लिए इतना तेल नहीं बचा है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इस वक्त तेल के एक बड़े झटके के दहाने पर मौजूद है। आम आवाम पर बोझ अब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों की सूरत में नजर आ रहा है। यूएस स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व SPR 1974 में बनाया गया था। इसका मकसद किसी बड़ी जंग या बहरान की सूरत में मुल्क की तेल की सप्लाई को बरकरार रखना था। जो बाइडन ने अपने दौर में रूस यूक्रेन जंग के दौरान पेट्रोलियम की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ज़खायर से बड़ी मकदार में तेल निकाल लिया था। इख्तियार में आने के बाद ट्रंप ने इस रिजर्व को दोबारा भरने का वादा किया था, ताहम रिपोर्ट्स बताती है कि यह वादा सिर्फ कागजों पर ही रह गया। जहां अमेरिका और इजराइल मुश्तरका तौर पर ईरान पर मिसाइल दाग रहे हैं, वहीं ईरान मशरिक़ सतह के मुख्तलिफ ममालिक पर आग बरसाकर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। जब जंग जमीन पर लड़ी जा रही तो इसका असर फिजा में भी नजर आ रहा है। हिंदुस्तान से अमेरिका और यूरोप जाने वाले परवाज के किरायों में 15 गुना ज्यादा अदायगी कर रहे हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स पर किरायों में 100 से 1500% का इजाफा दर्ज किया गया। दरहकीकत ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद शुरू हुए जंग ने मशरिक़ सतह के फिजाई हदूद को बुरी तरह मुतासिर कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत सी आलमी परवाजें मनसूख हो गई और दीगर परवाजों का रास्ता तब्दील कर दिया गया। मजीद मशरिक़ सतह में खलल की वजह से ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से स्पॉट किरायों में नुमाया इजाफा हुआ। भारत से अमेरिका और यूरोप जाने वाली परवाजें सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है। स्पॉट किराया सफ़र की तारीख के बिल्कुल करीब दस्तियाब कराए जाते हैं और मांग पर मबनी होते हैं। जब सीटें कम रह जाती है और सफ़र की ज़रूरत अचानक पड़ जाती है, एयरलाइंस हकीकी वक्त में कीमतें बढ़ा देती है। आम औकात में वो पहले से बुक कराए गए कम किरायों से ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, लेकिन बहरान के वक्त इनमें नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। अमेरिका इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले हो रहे हैं। ये जंग आज जुम्मे को 7वें दिन में दाखिल हो गई और आए रोज बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। दरियाना जंग का मुआशी असर पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है, क्योंकि इस तनाज़े का मरकज खाम तेल है। अब जंग के 7वें दिन खाम तेल के हवाले से एक बड़ी इंतबाही रिपोर्ट सामने आई। खतर के वज़ीर तौनाई साद अल काबी का कहना है कि अगर मशरिक़ सतह से तौनाई की सप्लाई मनक़ता हो गई तो ये बहरान दुनिया की मईशतों को तबाह कर सकता है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, अगर तेल की बरामदात जंग से मुतासिर हुई तो अगले 2 से 3 हफ्तों में खाम तेल की कीमतें $150 फी बैरल से बढ़ सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जंग फौरी तौर पर ख़त्म हो जाती है तो पैदावार और सप्लाई को मामूल पर लाने में कई हफ्तों से महीनों तक का वक्त लग सकता है। मशरिक़ सतह में बढ़ती फौजी कशीदगी के दरमियान दुबई के रिहायशियों को अपने फ़ोन पर मिसाइल हमलों के हवाले से हंगामी अलर्ट मौसूल हो रहे हैं। अलर्ट ने बहुत से रिहायशियों को खौफ में मुब्तला कर दिया। एहतियात के तौर पर लोगों को घरों के अंदर रहने की ताकीद की जा रही है। इन्हें वाज़ेह तौर पर मशवरा दिया गया है कि वो बिला ज़रूरत घरों से ना निकले, एहतियात बरतें और किसी भी मुमकिना हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार रहें। अलर्ट में कहा गया है कि ये वार्निंग सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र जारी की गई। मशरिक़ सतह में गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कशीदगी में नुमाया इजाफा हुआ। ईरान ने कई खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई को अमेरिका और इसराइल की जानिब से किए गए फौजी हमलों का बदला करार दिया जा रहा है। आज जुमे को मोबाइल फ़ोन पर लगातार 4 अलर्ट्स मौसूल हुए। दुबई के एक रिहायशी ने इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा, हमने एहतियात के तौर पर ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा कर रखा है। हमने पासपोर्ट और अहम दस्तावेज़ात के साथ एक बैग भी तैयार कर रखा है ताकि ज़रूरत पड़ने पर फौरी तौर पर वहाँ से निकल सकें। मौजूदा सूरत हाल ने हवाई सफ़र को भी मुतासिर किया है। मशरिक़ सतह के कई इलाकों में फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश से फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर है। यूरोपीय कमीशन ने कहा है कि एक मुजव्वज़ा सनती पॉलिसी के इक़दाम के तहत तुर्क मसनूआत और पुर्जे मेड इन यूरोप मायने जाएंगे, जिससे वो ब्लॉक के अंदर बाद सरकारी सब्सिडीज और टेंडरों के लिए अहल हो सकेंगे। ये इक़दाम यूरोपीय यूनियन की तुर्किया के साथ करीबी तिजारती और सनती ताल्लुकात बरकरार रखने की नीयत का अक्कास है। ये पेशरफ इंडस्ट्रियल एक्सेलरेटर एक्ट के बाद सामने आई है, जो ब्लॉक की सनती बुनियाद मजबूत करने के लिए सरकारी खरीदारी और रियासती इमदादी प्रोग्रामों में मेड इन यूरोप का मुतारिफ कराएगा। हुकाम का कहना है कि ये इक़दाम यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग की हिमायत करने और इस गैर मुनसिफाना आलमी मुकाबले का मुकाबला करने की कोशिश है, जिसे यूरोपीय यूनियन गैर मुनसिफाना समझती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स के मुताबिक 28 फरवरी को ईरान के जनूबी हिस्से में वाक़ शिजरा तैयबा प्राइमरी स्कूल पर हुआ एक दक़ीक़ फ़िज़ाई हमला अमरीकी फ़ौजी कार्रवाई मालूम होता है।
جب سے امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف جنگ شروع کی ہے، یہ حملہ بدترین شہری جانی نقصان کے واقعات میں سے ایک بن گیا ہے۔ اگرچہ کسی فریق نے ذمہ داری قبول نہیں کی، تاہم سیٹلائٹ تصاویر اور توثیق شدہ فوٹیج یہ امریکی کارستانی ہونے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے ابتدا میں تحقیقات کی پوزیشن اختیار کی، مگر سینئر عہدیداروں نے اعتراف کیا ہے کہ شواہد زیادہ تر یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ جنوبی محوری آپریشن سے کسی امریکی میزائل حملے کا نشانہ تھا۔ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگون کے سربراہ پیٹ ہیگس خود کو غیر واضح جنگوں اور حکومتوں کی تبدیلی کے خلاف قرار دیتے رہے ہیں، لیکن اب وہ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے ناقدین کے خلاف جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہیں اور کسی بھی قسم کا معذرت خواہانہ رویہ اختیار کیے بغیر اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کے مقاصد واضح نہیں ہیں۔ اس حوالے سے پیش کی جا رہی توجیہات بار بار بدل رہی ہے اور حالیہ جنگ کی مدت بھی غیر متعین ہے۔ یہ بالکل اسی قسم کا تنازع ہے جس میں ہیگس خود لڑ چکے ہیں اور اس کی مذمت بھی کر چکے ہیں، لیکن اب وہ اسی کا دفاع کر رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پہلے ایران میں جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد یہ صرف وقت کی بات ہوگی کہ آپ اور بہت سے ناقابل یقین لوگ واپس کیوبا جا رہے ہوں گے۔ برطانوی خبررساں ادارے رویٹرز کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں انٹر میامی فٹ بال ٹیم کے ساتھ ایک تقریب کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیوبا معاہدہ کرنے کے لیے بہت بےتاب ہے۔ ایران میں جاری تنازع کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ایران کے معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وینزویلا کی صورتحال اب مستحکم ہو رہی ہے۔ انہوں نے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگز کی تعریف کی اور کہا کہ امریکہ وینزویلا سے تیل درآمد کر رہا ہے، جسے ہیوسٹن جیسے مقامات پر صاف کیا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگس نے کہا ہے کہ امریکہ ایران میں اپنے فوجی مقاصد کو وسیع نہیں کر رہا ہے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برطانوی خبررساں NBC رویٹرز سے گفتگو میں کہا کہ ایران کے اگلے رہنما کے انتخاب میں امریکہ کو شامل ہونا چاہیے۔ پینٹاگون نے رواں ہفتے کے آغاز میں کہا تھا کہ فوجی کارروائی جسے آپریشن ایپک فیوری کہا جا رہا ہے، اس کا مقصد ایران کے جارحانہ میزائل بنانے کی صلاحیت اور بحریہ کو تباہ کرنا ہے، جبکہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے بھی روکنا ہے۔ رویٹرز کے مطابق امریکی وزیر دفاع ہیگس نے کہا کہ ہمارے مقاصد میں کسی قسم کی توسیع نہیں کی جا رہی ہے اور ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی اور امریکی حملوں میں ایران کے 13 صحت مراکز نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ ادارے کے مطابق ان حملوں میں ایران کے 4 ہیلتھ ورکر شہید اور 25 زخمی ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی ایک صحت مرکز کو نشانہ بنایا۔ تہران میں فٹ بال اسٹیڈیم بھی تباہ کر دیے گئے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے مسلسل 7ویں روز جاری ہے۔ WHO کے مطابق حملوں کے باعث متعدد اسپتالوں اور کلینکس کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ طبی عملہ اور مریضوں کی سلامتی کو بھی شدید خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ حزب اللہ نے لبنان کی سرحد سے ملحق علاقوں میں رہنے والے اسرائیل کے شہریوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ سرحد سے 5 کلومیٹر کے دائرے میں واقع اپنے گھروں کو خالی کر کے کسی محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ پیغام میں کہا گیا کہ لبنان کی آزادی اور اس کے شہریوں کے تحفظ کے خلاف اسرائیلی فوجی کارروائیاں شہری بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچانا اور لوگوں کو زبردستی گھروں سے نکالنے کی مہم ناقابل برداشت ہے اور اسے بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ دوسری جانب اسرائیلی دفاعی افواج نے جمعرات کی رات لبنان پر حملے شروع کر دیے، جس کے بعد لوگوں کو بیروت کے جنوبی علاقوں سے نکل جانے کی ہدایت دی گئی، جو حزب اللہ کا مضبوط گھر سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے آج جمعے کے روز اطلاع دی ہے کہ اسرائیل نے تہران میں رہبر معظم علی خامنئی کا وہ زیر زمین بن کر تباہ کر دیا ہے جو ان کی ہلاکت کے بعد بھی ایرانی حکام کے زیر استعمال تھا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیلی فوج نے بتایا کہ انٹیلیجنس اور نگران کی رپورٹس ملنے کے بعد 50 طیاروں نے تہران کے قلب میں کئی بلاکس پر پھیلے اس خفیہ زیر زمین کمپلیکس کو نشانہ بنایا، جس کے لیے 100 سے زائد گولہ بارود استعمال کیا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ جس وقت یہ زیر زمین کمپلیکس تباہ ہوا، کچھ ایرانی رہنما اس کے اندر موجود تھے۔ سعودی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے دفاعی نظام نے آج جمعے کی علیہ صبح مملکت میں مختلف مقامات کی جانب داغے گئے 4 میزائل اور 5 ڈرون فضا میں روک کر تباہ کر دیے۔ عرب نیوز کے مطابق آج جمعے کی صبح سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پہلی پوسٹ میں وزارت دفاع نے لکھا کہ 3 بیلسٹک میزائل الخرج گورنری میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے تھے۔ اس کے بعد اپنی ایک اور پوسٹ میں وزارت دفاع نے بتایا کہ ایک ڈرون مشرقی صوبے میں مار گرایا گیا، جبکہ دوسرا الخرج میں تباہ کیا گیا۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کی وجہ سے تیل اور گیس کی سپلائی کے بحران کے درمیان روس بھارت کو تیل فروخت کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس طرح امریکہ نے ہندوستان کو روسی تیل کی خریداری پر پابندیوں سے مستثنا قرار دیا تھا،
اب خبریں سامنے آ رہی ہے کہ روس نے ہندوستان کی پہنچ کے اندر موجود پانیوں میں 15 ملین بیرل تیل تعینات کر دیا ہے۔ جہاز سے باخبر رہے اعداد و شمار پر مبنی بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ خام تیل بحر عرب اور خلیج بنگال میں 1 ڈزن سے زائد ٹینکروں میں موجود ہیں۔ یہ کارگو فی الحال غیر فروخت شدہ ہے یا انہیں کس بندرگاہ پر اتارا جائے گا یہ واضح نہیں ہوا، اس لیے یہ بحری جہاز 1 ہفتے یا اس سے کم وقت میں ہندوستان پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 7 ملین بیرل روسی یورال تیل لے جانے والے مزید 8 بحری جہاز سنگاپور کے قریب لنگر انداز ہیں اور 1 ہفتے کے اندر بھارت پہنچ سکتے ہیں۔